मैक्स वेबर 1864 से 1920। कार्ल मार्क्स के पश्चात मैक्स वेबर ने जर्मनी का नाम समाजशास्त्रीय इतिहास में अमर किया है। समाजशास्त्र को कल्पना से निकालकर वास्तविक धरातल पर उतारने का जो प्रयास कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम ने किया, उसी कड़ी में अगला नाम मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर दुर्खीम के समकालीन थे। दुर्खीम फ्रांस के थे जबकि मैक्स वेबर जर्मनी के थे। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के इरफूट, थुरिंगा, अरफर्ट, थुरिंगिया नामक शहर में 21 अप्रैल 1864 को एक प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था। मैक्स वेबर का परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो था, साथ ही धार्मिक दृष्टि से भी भरा पूरा था, जिसका प्रभाव मैक्स वेबर के विचारों पर पड़ा। वह अपने माता पिता के 7 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। वेबर के पिता एरफर्ट में मजिस्ट्रेट थे और उनकी रुचि राजनीति में थी। उनके यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव वेबर पर भी पड़ा। वेबर की माता बड़े धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्हें कैल्विनवादी कर्तव्य भावना पर बहुत अधिक विश्वास था। उनकी बहुत सी बातें अपने पति से भिन्न थी, जिनका व्यक्तिगत आचार प्रोटेस्टेंट होने के बजाय आमोद प्रमोद तथा सुख संबंधी था। वेबर बचपन में बहुत कमजोर थे। उन्हें 4 वर्ष की आयु में मेनिंजाइटिस हो गई थी। वेबर को खेल से अधिक पुस्तकें प्रिय थी। मैक्स वेबर कानून के विद्यार्थी थे, लेकिन आपने कानून के अतिरिक्त राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म, इतिहास आदि पर भी विशेषज्ञता हासिल की। सन 1893 में मैक्स वेबर का विवाह उनके पिता की ओर की रिश्तेदार की एक लड़की मैरियन श्निडगर, जो एक डॉक्टर की लड़की थी, के साथ हुआ। 1889 में वेबर ने अपना पीएचडी पूर्ण किया, जिसका विषय था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन मिडिल एजेस, हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज इन द मिडिल एजेस। 1898 में वेबर के जीवन में अचानक तब मोड़ आया जब वे अपने पिता की निरंकुश प्रताड़ना के विरुद्ध मां का बचाव करते समय एक तनावपूर्ण बहस के थोड़ी देर बाद वेबर के पिता का देहांत हो गया और उन पर पितृहंता का दोष लग गया, जिससे वेबर अपराध बोध से ग्रसित हो गए और मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए। इस दौरान वेबर कोई काम नहीं कर सके। बाद में वे लकवा ग्रस्त भी हो गए। मैक्स वेबर फ्रेबर्ग यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य कर रहे थे। फ्रेबर्ग विश्वविद्यालय ने उन्हें सवेतन अवकाश की मंजूरी दी। बिना पर्याप्त काम किए विश्वविद्यालय से धन प्राप्त होने के कारण वह मानसिक बोझ से भी दुखी थे। मानसिक अस्वस्थता के कारण डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा तथा व्यायाम करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात वेबर ने इटली तथा स्विट्जरलैंड की यात्राएं की, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। इन यात्राओं के दौरान वेबर ने काफी अध्ययन किया। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी का पिता कहा जाता है। इसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी कार्य कारण संबंध की दृष्टि से अध्ययन करना है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषयवस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर अपने पूर्ववर्ती विचारकों के विपरीत व्यक्ति को समाजशास्त्र के अध्ययन केंद्र में स्थापित करते हैं तथा व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र की विषयवस्तु मानते हैं। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए आपको समाजशास्त्र का प्रतिस्थापक जनक कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। इनके द्वारा समाजशास्त्र को एक व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान, सब्जेक्टिव साइंस बनाने का प्रयास किया गया। यह दुर्खीम के विपरीत समाजशास्त्र के विश्लेषण की इकाई व्यक्ति को मानते हैं और व्यक्ति की क्रिया को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं तथा समाजशास्त्र को इन सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करने वाला विज्ञान बताते हैं।
नोट: दुर्खीम और वेबर में वैचारिक मतभेद था। एक दुर्खीम समूहवाद या सामूहिकता की बात करते हैं, तो वेबर व्यक्ति की बात करते हैं। दो दुर्खीम प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद की बात करते हैं, तो वेबर निर्वचनात्मक या व्याख्यात्मक बोध की बात करते हैं। मैक्स वेबर दुर्खीम के सामाजिक तथ्य के विपरीत वरस्टेहेन एवं आदर्श प्रारूप को प्रमुखता प्रदान करते हैं। वरस्टेहेन वर्स्कचन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ व्याख्यात्मक या निर्वचनात्मक बोध, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग है। अर्थात मैक्स वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। निर्वचनात्मक से तात्पर्य कर्ता के क्रिया का अध्ययन कर्ता के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इसलिए मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी का जनक कहा जाता है तथा इन्हें व्यक्तिवादी समाजशास्त्री भी माना जाता है। यह भी दुर्खीम के समान समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते हैं, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान बनाना चाहते हैं। वेबर की कृतियां: 1. द एथिक एंड द स्प्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म 1905। 2. द रिलीजन ऑफ चीन द रिलीजन ऑफ चाइना 1916। 3. द रिलीजन ऑफ इंडिया द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 से 17। 4. Ancient Judaism 1917 to 19। 5. इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921। इसी नाम से पार्सन्स ने भी एक पुस्तक की रचना की है। 6. धर्म का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922। 7. द सिटी 1922। 8. जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923। 9. द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925। इसी पुस्तक में समाजशास्त्र और सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया गया है। 10. द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949। 11. The Rational Foundation of Music 1858। मैक्स वेबर के प्रमुख सिद्धांत एवं अवधारणा। आदर्श प्रारूप: धर्म का समाजशास्त्र, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया, पूंजीवाद, प्रभुत्व या सत्ता, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना है। वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक बोध या व्याख्यात्मक बोध, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग कराने का प्रयत्न करता है। वेबर ने निर्वचनात्मक बोध शब्द के लिए जर्मन शब्द वरस्टेहेन वर्स्कचन शब्द का प्रयोग किया है। सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ को वेबर जर्मन शब्दावली में वरस्टेहेन वर्स्कचन कहते हैं। वरस्टेहेन पद्धति में घटनाओं की तर्कपूर्ण व्याख्या, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन एवं अर्थपूर्ण व्याख्या, मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन पर अधिक बल दिया जाता है। नोट: सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वेबर दुर्खीम के सामाजिक तथ्य के विपरीत सामाजिक क्रिया पर बल देते हैं।
वेबर के अनुसार व्यक्ति का कोई भी व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में तभी आएगा जब उसमें 3 बातें शामिल होंगी। चेतनापूर्ण क्रिया, अर्थपूर्ण क्रिया अर्थात क्रिया का कर्ता के लिए विशेष महत्व, क्रिया का किसी अन्य व्यक्ति या समय से प्रभावित होना। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए वेबर लिखते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ सब्जेक्टिव मीनिंग के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। सामाजिक क्रिया के द्वारा हम सामाजिक जगत की वास्तविकता का अध्ययन कर सकते हैं। स्वयं वेबर ने वर्ग परिस्थिति, धर्म, नौकरशाही, राजनीतिक दल एवं अनेक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सामाजिक क्रिया के माध्यम से किया है। वेबर ने सामाजिक क्रिया को वैयक्तिक क्रिया से भिन्न या पृथक माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की 4 विशेषताएं बताई है। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। एक तार्किक क्रिया या बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, रैशनल एक्शन। 2 मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, इवैल्यूएटिव सोशल एक्शन। 3 भावनात्मक या संवेगात्मक सामाजिक क्रिया, अफेक्टिव सोशल एक्शन। 4 परंपरात्मक सामाजिक क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। तार्किक सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर इस क्रिया को ज्वैक्रेशन भी कहते हैं। यह एक जर्मन शब्द है। व्यक्ति की वह क्रिया जो सोच विचार कर, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, समाज में उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए की जाती है, तो वह क्रिया बौद्धिक सामाजिक क्रिया कही जाती है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयनकर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे प्रवक्ता की तैयारी, किसी भी नौकरी की तैयारी करना तार्किक क्रिया है। मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर इसे वर्ट्रेशन कहते हैं। यह भी एक जर्मन शब्द है। व्यक्ति की वह क्रिया जो समाज के मूल्यों से प्रभावित होकर की जाती है। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कैप्टन का डूब जाना, सती प्रथा, जौहर प्रथा, मानव बम बन जाना, किसी निर्दोष को बचाने में जान चले जाना इत्यादि सभी क्रियाएं मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया है। भावनात्मक सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर के अनुसार यह क्रिया भावना से प्रभावित होकर जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, शत्रुता आदि से प्रभावित होकर की जाती है। इसमें मुख्य तत्वकर्ता की भावना और उसकी अवस्था है। स्पष्ट है कि संवेगात्मक कारक ही क्रिया के साधन एवं साध्य निर्धारित करता है, जैसे क्रोध में आकर मां द्वारा बच्चे को चाटा मारना, खुशी होने पर आंखों से आंसू आना, गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना आदि भावनात्मक सामाजिक क्रिया है। परंपरागत सामाजिक क्रिया, व्यक्ति की वह क्रिया जो परंपराओं, प्रथाओं या प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों व विश्वासों से प्रभावित होकर की जाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। परंपराओं या प्रथाओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरागत सामाजिक क्रिया ही है, जैसे बड़ों का पैर छूना,
सुबह सुबह स्नान करके पूजा करने के लिए मंदिर जाना। मैक्स वेबर का कहना है कि वास्तव में भावात्मक एवं परंपरात्मक सामाजिक क्रिया सही अर्थों में सामाजिक क्रिया नहीं है। भावात्मक सामाजिक क्रिया एक प्रकार से उद्देश्य विहीन लगती है और परंपरात्मक सामाजिक क्रिया सही अर्थ में प्रतिक्रियात्मक अनुकरण की श्रेणी में आती है, जिसे हम अर्थपूर्ण रूप से उन्मुख क्रिया नहीं कह सकते हैं। नोट: मैक्स वेबर वरस्टेहन की अवधारणा जर्मन दार्शनिक दिल्थे से ग्रहण करते हैं, जबकि सामाजिक क्रिया की अवधारणा जर्मन दार्शनिक रिकर्ट से प्रभावित है। सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां। मैक्स वेबर के अनुसार मानव दो प्रकार की क्रियाएं करता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। जब तक हम मानवीय क्रियाओं के अर्थ एवं उद्देश्यों को न समझ ले, तब तक हम सामाजिक क्रिया को नहीं समझ सकते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए निम्न विधियों का उल्लेख किया है। बौद्धिक विधि, रैशनल मेथड, ये पुनः दो प्रकार की होती है। तर्काश्रित विधि, लॉजिकल मेथड। गणिताश्रित विधि, मैथमेटिकल मेथड। भावात्मक विधि, इमोशनल मेथड। वेबर ने इसे पुनः दो भागों में बांटा है। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। व्याख्यात्मक विधि, एक्सप्लेनेटरी मेथड। मैक्स वेबर, सत्ता की अवधारणा। मैक्स वेबर शक्ति, पावर को भी सामाजिक क्रिया मानते हैं। इसे भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं। इनका कहना है कि व्यक्ति का वह कृत्य जो किसी के विरोध के बावजूद अपने अनुसार पूरा कर लेता है, उसे ही उसकी शक्ति कहते हैं। मैक्स वेबर शक्ति को समाज की प्राण वायु या ऑक्सीजन कहते हैं और इसे वैध एवं अवैध शक्ति के रूप में विभाजित करते हैं। यहाँ वैध अवैध से तात्पर्य सामाजिक मान्यता प्राप्त होने और न प्राप्त होने से है। मैक्स वेबर वैध शक्ति का विश्लेषण करते हैं और उसे सत्ता के रूप में प्रमुखता प्रदान करते हैं, अर्थात सत्ता वह शक्ति है जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त है और जिसमें दो पक्ष शामिल है। आदेश देने वाला पक्ष, आदेश का पालन करने वाला पक्ष। वेबर का कहना है कि आदेश देने वाले पक्ष की इच्छा यह है कि उसके आदेशों का पालन किया जाए और आदेश पालन करने वाले की इच्छा यह है कि आदेश उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ही हो। इस आधार पर मैक्स वेबर 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया लेकिन 3 प्रकार की सत्ता का भी उल्लेख करते हैं। बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया, बौद्धिक तार्किक सत्ता, शक्ति प्लस कानून। मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया किसी प्रकार की सत्ता को जन्म नहीं देती है। भावात्मक सामाजिक क्रिया करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता, शक्ति प्लस व्यक्तिगत गुण। परंपरात्मक सामाजिक क्रिया, परंपरात्मक सत्ता, शक्ति प्लस परंपरा। निष्कर्षत मैक्स वेबर समाज में 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख करते हैं। क. बौद्धिक तार्किक सत्ता, रैशनल लीगल ऑथोरिटी। इस प्रकार की सत्ता का जन्म 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। यह ऐसी सत्ता है जो कानून से प्रभावित है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार के औपचारिक संगठनों का जन्म हुआ, उसके संचालन के लिए इस प्रकार की सत्ता का जन्म हुआ। नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता है। वर्तमान पूंजीवादी समाज में यह सत्ता प्रमुखता से पाई जाती है।
ख. करिश्माई या चमत्कारिक सत्ता, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी। करिश्मा शब्द का अर्थ ईश्वर की कृपा या वरदान है। यह सत्ता व्यक्तिगत गुण पर आधारित होती है। ऐसा माना जाता है कि संबंधित व्यक्ति में कुछ ईश्वरीय गुण हैं, जिसके द्वारा वह अपने अनुयायियों की समस्याओं का समाधान कर देता है, जैसे गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि। मैक्स वेबर का कहना है कि वैसे तो यह सत्ता स्थायी नहीं है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि इस प्रकार की सत्ता की निरंतरता बनी रहती है और एक सत्ता के बाद दूसरी सत्ता देखने को मिलती है, जो वास्तव में परंपरात्मक सत्ता के समान लगती है। लेकिन मैक्स वेबर इसे चमत्कारिक सत्ता कहते हैं और इसके लिए करिश्मा का रूटीनीकरण, रूटीनाइजेशन ऑफ करिश्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सिखों में गुरुओं की परंपरा, तिब्बतियों में लामाओं की परंपरा इत्यादि। मैक्स वेबर का कहना है कि कभी कभी यह भी होता है कि चमत्कारिक व्यक्तित्व के अंत होने के बाद कोई नया चमत्कारिक व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं होता, तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए अनुयायियों द्वारा किसी न किसी संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे मैक्स वेबर करिश्मा का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ करिश्मा कहते हैं। इस संगठन का संचालन उस व्यक्ति के विचारों को पुस्तकों, कैसेटों, स्टिकरों आदि के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, जिससे प्राप्त धन से यह संगठन चलता है। मैक्स वेबर करिश्माई नेतृत्व के निम्न लक्षण बताते हैं। एक, आपात स्थिति या निराशापूर्ण स्थिति। 2, असाधारण शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों से युक्त। 3, अस्थायी नेतृत्व। 4, करिश्माई नेतृत्व, बहुत महान भी और बहुत कुख्यात भी। 5, क्रांतिकारी या अतिवादी दृष्टिकोण। ग, परंपरात्मक सत्ता, ट्रेडिशनलिस्टिक ऑथोरिटी। इसमें शक्ति को वैधता परंपरा से प्राप्त होती है। यह सरल एवं परंपरागत समाज में अधिक देखने को मिलती है। भारत में पुरोहित की सत्ता, परिवार में पिता की सत्ता, इंग्लैंड में रानी की सत्ता, जनजाति प्रमुख की सत्ता इत्यादि इसी प्रकार की सत्ताएं हैं। मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप पद्धति से उपर्युक्त तीनों सत्ताओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान समय में तार्किक बौद्धिक सत्ता ही अधिक प्रभावी एवं उचित है। यह सत्य है कि इस प्रकार की सत्ता में भी अनेक कमियां हैं, फिर भी यह अन्य सत्ताओं की अपेक्षा अधिक कारगर एवं संतुलित है। मैक्स वेबर का कहना है कि बौद्धिक तार्किक क्रिया में कानूनी वैधता में स्वीकृति का अंश कम होता है, फिर भी हितों को पूरा करने के लिए इस प्रकार की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। हैबरमास मैक्स वेबर की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने वैधानिकता, लीगैलिटी और वैधता, लेजिटिमेसी में अंतर स्पष्ट नहीं किया है। वैधानिकता कानून के द्वारा दी गई स्वीकृति है, जबकि वैधता लोगों की स्वतः स्फूर्ति है, यह स्वयं से उत्पन्न होती है। इसका यह भी कहना है कि वर्तमान समय में शक्ति को जो वैधता प्रदान करने वाले तत्व हैं, वे स्वयं ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसी को हैबरमास वैधता का संकट, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी कहते हैं। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। सर्वप्रथम डॉक्टर गोडने द्वारा नौकरशाही का उल्लेख किया गया, परंतु बौद्धिक तार्किक सत्ता के रूप में नौकरशाही का विश्लेषण समाजशास्त्र में मैक्स वेबर द्वारा किया गया। मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप पद्धति से तीनों सत्ताओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की सत्ता में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो अन्य सत्ताओं में नहीं पाई जाती।
मैक्स वेबर का कहना है कि कुछ विशिष्ट गुणों के कारण नौकरशाही की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी है। इसे ही नौकरशाही की विशेषता भी कहा जाता है। जैसे 1. लिखित नियम तथा कानून। 2. श्रम का विशिष्ट विभाजन। 3. पदक्रम हायरार्की। 4. चुनाव नहीं चयन सिलेक्शन नॉट इलेक्शन। 5. फाइलों तथा रिकॉर्डों का रखरखाव। 6. निश्चित वेतनमान। 7. अवैयक्तिकता। मैक्स वेबर इस बात पर जोर देते हैं कि नौकरशाही के उपरोक्त गुण औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता इस समाज में बनी हुई है। लेकिन मैक्स वेबर नौकरशाही व्यवस्था से पूर्ण संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि इसमें भी सृजनशीलता का अभाव है। नियमों पर अधिक जोर देने के कारण इनके अंदर की सृजनशीलता भी समाप्त हो जाती है, और यही कारण है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह अपनी कुशलता का परिचय नहीं दे पाते। मैक्स वेबर नौकरशाही को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं और इसे व्यक्ति का अपरिहार्य भाग कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए इस व्यवस्था पर ही आधारित है। रॉबर्ट मर्टन नौकरशाही को कर्मकांडीय रिचुअलिज्म बताते हैं। इनका कहना है कि यह साधनों के प्रति अधिक और लक्ष्य के प्रति कम उदासीन होते हैं। औपचारिकताओं पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण अनावश्यक लालफिताशाही का जन्म होता है। जेम्स वेंडर जेंडन भी कहते हैं कि नौकरशाही नियमों के शब्दों पर जाते हैं, न कि उसके भावों पर। पीटर ब्लाउ का मानना है कि अत्यधिक औपचारिकता पर बल देने के कारण कार्यक्षमता घटती है, इसलिए संगठन अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करे। उसके लिए औपचारिकता और अनौपचारिकता दोनों का होना जरूरी है। गुल्डनर भी इस बात से सहमत है कि औपचारिकता से क्षमता घटती है। इनका कहना है कि यह संगठन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें औपचारिकता या अनौपचारिकता किसकी प्रधानता हो। इन्होंने माना कि सेना में अनौपचारिकता से क्षमता बढ़ती है, वही खनन सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों में अनौपचारिकता से क्षमता बढ़ती है। गुन्नाई मेडल अपनी पुस्तक दी एन ड्रामा में विकासशील देशों में नौकरशाही के खाइयों का उल्लेख करते हैं। इनके अनुसार उपनिवेशवाद के समाप्ति के बाद भी नौकरशाह अपने को सेवक समझने का भाव नहीं ला पाए। अभी भी वह जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा ब्रिटिश काल में करते थे। मिडल का यह भी कहना है कि पहले भी जनता एवं नौकरशाही के बीच संवादहीनता की स्थिति थी और आज भी कहीं न कहीं यह स्थिति बनी हुई है। नौकरशाह न तो अपने को नौकर समझ पाया और न ही जनता अपने को शासक समझ पाई। सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में मैक्स वेबर के विचार। स्तरीकरण के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है। एक, मार्क्स की विचारधारा, जिसके अनुसार समाज आर्थिक आधार पर हमेशा विभाजित रहा है। 2, मैक्स वेबर की विचारधारा। दूसरी विचारधारा मैक्स वेबर की है, जिनका मानना है कि समाज में स्तरीकरण का आधार केवल आर्थिक न होकर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक है। इसलिए मैक्स वेबर के विचार को स्तरीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहा जाता है। मैक्स वेबर के 3 P: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्रतिष्ठा, प्रेस्टेज, शक्ति, पावर। वर्ग, क्लास, परिस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप, दल। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैक्स वेबर निम्न उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैक्स वेबर का कहना है कि आर्थिक आधार अन्य आधारों को प्रभावित कर सकता है, परंतु निर्धारित नहीं।
जबकि मार्क्स का कहना था कि आर्थिक आधार अन्य सभी आधारों को निर्धारित करता है। मैक्स वेबर की अवधारणा का उपयोग अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययन में किया है, जैसे गेरहाल्ड लेंस्की, W.L. वॉर्नर, रिचर्ड सेंटर एवं आंद्रे बेत्ते। लेंस्की द्वारा 1966 में पावर एंड प्रिविलेज नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें मैक्स वेबर की 3P की अवधारणा को बताया गया। लेंस्की 3P में पावर, प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज को शामिल करते हैं और इसके आधार पर समाज में स्तरीकरण का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार वार्नर द्वारा यांकी शहर के अध्ययन में प्रतिष्ठात्मक उपागम, रिप्यूटेशनल अप्रोच के द्वारा वर्गों का विश्लेषण किया गया और 6 वर्ग बताए गए। 1 उच्चतम उच्च वर्ग, 2 निम्न उच्च वर्ग, 3 उच्च मध्यम वर्ग, 4 निम्न मध्यम वर्ग, 5 उच्च निम्न वर्ग, 6 निम्नतम निम्न वर्ग। रिचर्ड सेंटर द्वारा विषयनिष्ठ उपागम, सब्जेक्टिव अप्रोच के द्वारा स्तरीकरण का अध्ययन किया गया। भारत में आंद्रे बेंते द्वारा अपनी पुस्तक सोशल इनइक्वालिटी एवं कास्ट, क्लास एंड पावर में मैक्स वेबर के त्रिआयामी पद्धति को अपनाया गया। मैक्स वेबर के धर्म संबंधी विचार। मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है। मैक्स वेबर ने विश्व के प्रमुख 6 धर्मों ईसाई, यहूदी, चीनी या कन्फ्यूशियस, हिंदू, बौद्ध व इस्लाम का व्यापक अध्ययन किया और धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धर्म संबंधी अपने विचारों का उल्लेख वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्प्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म में किया। वेबर ने धर्म और आर्थिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया। मैक्स वेबर के पूर्व मार्क्स का यह विचार समाज में प्रचलित था कि आर्थिक व्यवस्था निर्धारित करती है कि समाज की अन्य व्यवस्थाएं कैसी होगी, और इस विचार को लगभग सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। वेबर ने विश्व के अन्य देशों की यात्रा की, जहां उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिली। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार का पूंजीवाद पश्चिमी देशों में देखने को मिल रहा है, वैसा पूंजीवाद अन्य जगह देखने को नहीं मिला। मैक्स वेबर इस बात को जानने के लिए कि विभिन्न देशों में आर्थिक व्यवस्थाओं में अंतर क्यों है, उसके लिए उन समाजों के धर्मों का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म के नियम से आधुनिक पूंजीवाद के नियमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इनके अनुसार आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण है। 1. लाभ पर बल। 2. उत्पादन लाभ हेतु न कि उपभोग हेतु। 3. निजी संपत्ति की अवधारणा। 4. व्यावसायिक निष्ठा। 5. पूंजी निर्माण। 6. प्रतिस्पर्धा पर बल। 7. पुनर्निवेश। मैक्स वेबर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म के आर्थिक आचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बताया कि यह सभी धर्म वर्तमान पूंजीवाद को हतोत्साहित करते हैं। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म का कैथोलिक संप्रदाय, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म में धन संचय तथा सांसारिक क्रियाओं को गलत माना गया है, जबकि ईसाई धर्म का प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ऐसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करती है जो भौतिक उपलब्धि से जुड़ी हुई है। वेबर ने यह बताया कि पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि ऐसे देशों में हुआ जहां के लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। इसके विपरीत इटली, स्पेन आदि देशों के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी होने के कारण पूंजीवाद को अधिक विकसित नहीं कर पाए हैं। वेबर ने हिंदू धर्म का अध्ययन करने के बाद पाया कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भौतिक उन्नति में नहीं, अपितु आध्यात्मिक उन्नति में संसार में आगे है।
चूंकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ, जब रोमन कैथोलिक पोप द्वारा धर्म की आड़ में अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड आदि विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। धर्म का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में हो गया था, जिससे वहां की जनता त्रस्त हो चुकी थी और जिससे वह मुक्ति चाहता था। 16वीं शताब्दी में तत्कालीन पोप के विरुद्ध एक प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व पादरी जॉन कैल्विन द्वारा किया गया। कैल्विन के विचारों से प्रभावित होने वाले लोगों को ही प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसे कैल्विनवाद भी कहते हैं। जॉन कैल्विन कहते हैं कि ईश्वर यशस्वी है और इनका प्रकाश सूर्य की तरह चमक रहा है, उसे किसी के गुणगान की जरूरत नहीं है। जो सांसारिक जीवन में सफल होगा वही अलौकिक जीवन में सफल होगा, और जो सांसारिक जीवन में असफल होगा वह पाप का भागीदारी बनेगा। इस भावना से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने संसाधनों का भरपूर दोहन किया, फलत पूंजीवाद का जन्म हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 कर्म ही धर्म है। 2 समय ही धन है। 3 सादा जीवन उच्च विचार। 4 ब्याज वसूलना या ऋण पर ब्याज लेना चाहिए, अर्थात सूदखोरी को पवित्र समझना। 5 लाभ का पुनर्निवेश। 6 व्यावसायिक निष्ठा। 7 धन से धन कमाया जाता है। 8 एक पैसा बचाने का अर्थ है 1 पैसा कमाना। 9 ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। 10 जल्दी सोना, जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी एवं बुद्धिमान बनाता है। इस प्रकार मैक्स वेबर इस बात पर जोर देते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां और पूंजीवाद की आत्मा एक दूसरे की पूरक है। रॉबर्ट वीरस्टीड के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसी चीज है जिसकी सहायता से ऐसी आर्थिक मान्यताओं का जन्म हुआ जिसे हम पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, और यह प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार ही था जिसने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रोत्साहन किया। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए आदर्श प्रारूप पद्धति का उल्लेख करते हैं, जिसके संबंध में इनका कहना है कि यह एक अवधारणात्मक संयंत्र, कॉन्सेप्चुअल टूल्स है। यह एक मापक छड़, मेयरिंग रॉड है, जिससे सामाजिक घटनाओं की विशिष्टताओं का अध्ययन किया जाता है। इसका प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें किसी घटना के कई कारणों में से किसी एक कारण को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इसमें स्वचेतन अन्य कारणों को छोड़ दिया जाता है और एक कारण को उस घटना का मुख्य कारण मानकर घटना के साथ कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। निष्कर्षतः आदर्श प्रारूप पद्धति एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें कई विशिष्टताओं में से किसी एक विशिष्टता को प्रमुखता दी जाती है। वेबर स्वयं एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जैसे अगर यह जानना हो कि एक नेता में वह कौन से गुण होने चाहिए जिससे उसको श्रेष्ठ माना जाए। इस स्थिति में कई गुण हमारे सामने आते हैं, जैसे ईमानदारी, वाक्पटुता, दूरदृष्टा, संगठनात्मक क्षमता, त्याग इत्यादि। एक प्रकार से आदर्श प्रारूप किसी भी घटना के संबंध में अध्ययनकर्ता द्वारा बनाई गई एक उपकल्पना है जिसके सहारे उस घटना का कार्य कारण संबंध पता लगाया जाता है। नोट, मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा इमैनुएल कांट से प्रभावित है। आदर्श प्रारूप किसी घटना, संरचना या प्रक्रिया का एक सपाट सैद्धांतिक चित्र है जिसमें जानबूझकर कुछ लक्षणों को बढ़ा-चढ़ाकर सम्मिलित किया जाता है। इससे वास्तविक अनुभव जन्य यथार्थ की तुलना किया जाता है। वास्तविक स्वरूपों से इसकी जो भिन्नता एवं समानता है,
इसमें वास्तविक स्वरूपों को स्पष्ट रूप से समझने में सरलता होती है। इसमें वास्तविक कारणों का पता लग सकता है। वेबर ने कहा है कि यह एक तरफ का मापक है। आदर्श प्रारूप से घटनाओं की वास्तविक समझ प्राप्त करने में सरलता होती है। यह उपकल्पना नहीं है। इसमें जानबूझकर अतिशयोक्तिपूर्ण लक्षणों को शामिल किया जाता है, जिससे वास्तविकता से तुलना करने पर अंतर स्पष्ट हो सके। बेवर ने कहा है कि किसी भी सामाजिक घटना का आदर्श प्रारूप निर्मित किया जा सकता है, जैसे मंदिर, वेश्यालय, पूंजीवाद, भारत का संयुक्त परिवार इत्यादि। आइडियल टाइप कभी वास्तविक नहीं होता है। यह एक सिद्धांत निर्माण है। इसमें सम्मिलित लक्षण स्पष्ट होने चाहिए। ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होने चाहिए। साधारणतया इसका निर्माण ऐतिहासिक सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। स्वयं वेबर ने नौकरशाही, पूंजीवादी, सत्ता, शक्ति आदि का आदर्श प्रारूप बनाया है। यह बराबर ही एक तुलनात्मक उपकरण है। अनुसंधानकर्ता वास्तविक स्वरूप से अतिशयोक्तिपूर्ण आदर्श प्रारूप की भिन्नताओं को खोजता है, इन भिन्नताओं की व्याख्या करता है। स्वयं वेबर ने कहा है कि नौकरशाही का जो आदर्श प्रारूप उन्होंने तैयार किया है वह वास्तविक नहीं है, इसमें अतिशयोक्ति है। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप किसी समाज वैज्ञानिक कल्पना और इच्छा पर आधारित नहीं है, बल्कि तर्कपूर्ण रूप से निर्मित धारणाएं हैं। इन्हें वास्तविक सामाजिक इतिहास के संसार से निगमन के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यह अमूर्त चिंतन का परिणाम नहीं है, बल्कि इतिहास से प्राप्त एक सैद्धांतिक चित्र है। आदर्श प्रारूप में कुछ भी आदर्श नहीं है, यह सिर्फ एक सैद्धांतिक कोटिकरण है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, परंतु न तो यह पूर्ण रूप से वास्तविकता का बोध कराते हैं और न ही आदर्श स्थिति का बोध कराते हैं। बेवर 4 प्रकार के आदर्श प्रारूपों की बात करते हैं। एक ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप। यह अब ऐसी घटनाएं हैं जो विशिष्ट है तथा इस प्रकार की कोई अन्य घटना समाज में नहीं घटी होती, जैसे पश्चिम में पूंजीवाद का उदय। यह एक अद्वितीय घटना है। 2 सामान्य आदर्श प्रारूप वैसी सामाजिक घटनाओं के लिए प्रयोग होता है जो एक से अधिक समाजों में पाई जाती है, जैसे सामंतवाद और नौकरशाही। 3 क्रिया आदर्श प्रारूप। यह सामाजिक क्रियाओं के शुद्ध प्रकार है और कर्ता की प्रेरणा पर आधारित होते हैं, जैसे भावनात्मक क्रिया। 4 संरचनात्मक आदर्श प्रारूप। यह सामाजिक क्रिया के कारणों पर आधारित है, जैसे पारंपरिक सत्ता। आदर्श प्रारूप की धारणा का सबसे बड़ा दोष है कि इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि बेवर के बाद अन्य विद्वानों ने नहीं के बराबर आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया है। मैक्स वेबर के कार्यों को देखते हुए किंग्सले डेविस इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। मार्क्स के आलोचना के कारण इन्हें मार्क्स का भूत कहा गया है। इस प्रकार व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक और सामाजिक क्रिया को प्रमुखता प्रदान करने वाले मैक्स वेबर का देहांत 14 जून 1920 को हो गया। Thank you.